आप सभी का एक बार फिर से मेरी क्लास में स्वागत है। आज हम 131वें संशोधन को जो नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर आया है, वो परिसीमन को लेकर आया है, उसके बारे में जानेंगे। क्योंकि अखबारों की सुर्खियों में ये खबरें बहुत ज़्यादा चल रही है, परंतु जब तक हमें इनके बेसिक्स की जानकारी नहीं होगी और वो मुख्य मुद्दे हमें पता नहीं होंगे कि किस कारण से टॉपिक इतना हाईलाइटेड हो गया है, तब तक हम इस परिसीमन आयोग को और नारी शक्ति वंदन विधेयक को पूरा समझ ही नहीं सकते। तो इस क्लास में मैं आपको बेसिक्स से एडवांस तक के सभी उन चीज़ों को बता दूंगा जो कि परिसीमन को समझने के लिए और नारी शक्ति वंदन विधेयक और महिला आरक्षण को समझने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके संवैधानिक प्रावधानों को समझेंगे और इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्लास में यही समझाऊंगा कि कैसे दक्षिण के राज्यों पर इनका इम्पैक्ट पड़ने वाला है और दक्षिण के राज्यों की चिंताएं क्या है और विपक्ष इसका इतना विरोध क्यों कर रहा है, सरकार इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही है। इन सबको समझने के लिए अगर आप एक जागरूक नागरिक है तो भी और आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो भी आप समझ सकते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना समय गंवाए। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर परिसीमन जो है वो भला क्या है, आखिर ये परिसीमन क्या है, द एब्सोल्यूट बेसिक्स इसका क्या है। सबसे पहले एकदम सरल भाषा में समझते हैं। परिसीमन का शाब्दिक अर्थ है सीमाओं का निर्धारण। भारत के संदर्भ में परिसीमन का मतलब है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से खींचना। लोकतंत्र का एक पवित्र और जाना माना सिद्धांत है वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। यानी अगर मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में किसी भी गांव को मैं ले लूँ, मान लिया जाए मैं जलोदिया में वोट डाल रहा हूँ या कोई भी व्यक्ति दिल्ली के कनॉट प्लेस में वोट डाल रहा है या फिर केरल में वोट डाल रहा है, तो हमारे वोट की कीमत संसद में बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हर सांसद एमपी लगभग बराबर आबादी का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। इसका मतलब है कि जो हमारा जो सांसद है वो 10 लाख लोगों पर अगर चुना गया है तो केरल का भी सांसद 10 लाख लोगों पर चुना जाना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती है कुछ इलाकों में लोग ज़्यादा एकत्रित हो जाते हैं और कुछ में कम। यही संतुलन, इसी असंतुलन को ठीक करने की प्रक्रिया परिसीमन कहलाती है। संविधान निर्माताओं को पता था कि भारत की जनसंख्या बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने अनुच्छेद 82 को संविधान में जगह दी। यह अनुच्छेद संसद को शक्ति देता है कि वह हर जनगणना सेंसस के बाद एक परिसीमन अधिनियम पारित कर दे। इसी तरह अनुच्छेद 170 राज्यों को जनगणना के बाद अपने विधानसभा क्षेत्रों को पुनर्गठित करने का निर्देश देता है। यह काम भी संसद करती है। अब इसमें हम दूसरा देखते हैं कि परिसीमन आयोग की असीमित शक्तियाँ कैसे काम करती है या परिसीमन आयोग के पास क्या क्या शक्ति होती है। तो परिसीमन का काम कोई सरकार या राजनीतिक दल नहीं करता, बल्कि इसके लिए एक स्वतंत्र परिसीमन आयोग डेलिमिटेशन कमीशन का गठन किया जाता है। इसकी संरचना को ध्यान से समझिए क्योंकि यहाँ से अक्सर फिल्म्स में सवाल बनते हैं। इस आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इसमें 3 मुख्य लोग होते हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज जो इसके अध्यक्ष होगा। दूसरा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त सीईसी और तीसरा होगा संबंधित राज्यों के राज्य चुनाव आयुक्त। अब इस आयोग की सबसे खतरनाक और बड़ी शक्ति सुनिए। अनुच्छेद 329 के तहत परिसीमन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेशों को भारत की किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि अगर कोई अपनी सीट की सीमा को लेकर कोर्ट जाना लगा तो चुनाव कभी समय पर नहीं हो पाएंगे। आयोग जो फैसला सुना देता है वही अंतिम सत्य बन जाता है और उसे राष्ट्रपति द्वारा तय की गई तारीख से लागू कर दिया जाता है। हालांकि इसमें न्यायिक समीक्षा का एक अलग प्रश्न बनता है जो असामान्य मामलों में जो है वो कोर्ट को शक्ति देता है कि कोर्ट सुनवाई कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला बना नहीं है, इसलिए इस पर हम बहस नहीं करते हैं। इसका तीसरा भाग हम समझते हैं कि फ्रीज का रहस्य, कि कैसे सीटें 1971 से फ्रीज हो गई और 1971 का वो ऐतिहासिक फैसला दोनों देखते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हर जनगणना के बाद परिसीमन होना था तो हम आज 2026 में भी 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों पर क्यों टिके हुए हैं। यह एक लंबी और एक दिलचस्प कहानी है। भारत में अब तक केवल 4 बार परिसीमन आयोग बने, 1952, 63, 1973 और 2002। 1970 के दशक में भारत सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़े कदम उठाना शुरू किए थे। उस समय एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि तमिलनाडु और केरल ने परिवार नियोजन को बहुत गंभीरता से लिया और अपनी जनसंख्या दर को बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया, वह कम कर दिया। वहीं उत्तर भारत के राज्यों जैसे यूपी है, बिहार है, राजस्थान है में जनसंख्या तेजी से बढ़ गई। अगर 1971 के बाद फिर से परिसीमन होता तो दक्षिण भारत की सीटें कम हो जाती और उत्तर भारत की सीटें बढ़ जाती, क्योंकि फिर जो हम उस बात पर आते हैं कि सभी जगह पर जो जनसंख्या के अनुपात में सीटें बांटी गई। असला 10 लाख पर 1 सीट, तो यहाँ पर जो है वो जनसंख्या अधिक है तो उनको अधिक सीटें मिल जाती। दक्षिण के राज्यों ने तर्क दिया कि क्या हमें देश की भलाई के लिए जनसंख्या कम करने की सजा दी जा रही है, क्या जनसंख्या नियंत्रण हमारी राजनीतिक हार बन गया जाएगा।
इस विवाद को शांत करने के लिए इंदिरा गांधी सरकार ने 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया और लोकसभा सीटों की संख्या में 2000 तक के लिए फ्रीज कर दिया। फिर जब साल 2001 आया तो वाजपेयी सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के जरिए इसे और 25 साल के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि 2026 तक। और इसका मतलब था कि जो तर्क है वो सही है कि अगर जो राज्य जनसंख्या कम कर रहा है हम उन्हें कम सीटें देंगे तो उसका तो प्रभुत्व जो है वो इसमें लोकसभा में खत्म हो जाएगा। आज हम 2026 में खड़े हैं, वह फ्रीज की डेडलाइन खत्म हो चुकी है। अब बांध टूट चुका है और परिसीमन का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। और अब जो है वो समय खत्म हो रहा है, तो इसलिए ये चीज़ें जो इस प्रकार घटित हो रही है। इसके बाद हम समझते हैं कि 2026 का वर्तमान संकट क्या है और महिला आरक्षण का पेच यहाँ कहाँ फंस गया है। अब बात करते हैं उस करंट मुद्दे की जो चर्चा में कल संसद में जो 131वां संविधान संशोधन विधेयक गिरा, उसका सीधा संबंध महिला आरक्षण से था। 2023 में जब नारी शक्ति वंदन विधेयक पास हुआ तो अधिनियम बना, तो उसमें क्लॉज जोड़ दिया गया था, अनुच्छेद 334A। इसमें साफ लिखा गया कि महिला आरक्षण तभी लागू होगा जब अगली जनगणना यानी कि 2026-27 होगी और उसके आधार पर नया परिसीमन होगा। सरकार का तर्क क्या है? सरकार का कहना है कि वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें, अगर हम परिसीमन के बिना इसमें से 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करते तो लगभग 180 पुरुषों सांसद की सीटें रातों रात खत्म हो जाएगी। इससे राजनीतिक घमासान मच जाएगा। इसलिए सरकार ने कल प्रस्ताव रखा कि लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर सीधा 850 या 888 नए संसद भवन की क्षमता के अनुसार कर दिया जाए। इससे होगा यह कि महिलाओं को उनकी आरक्षित सीटें भी मिल जाएंगी और पुरुषों की वर्तमान सीटों में भी कटौती नहीं होगी। लेकिन विपक्ष ने इसे असंवैधानिक करार दिया, क्योंकि ये बिना नई जनगणना जो 2021 में होनी थी पर वो डिले होकर 2026 में चली गई के सीटों का विस्तार कर रहा था। साथ ही विपक्ष इसमें ओबीसी आरक्षण की मांग पर भी अड़ गया। इसमें जो इसका अगला पॉइंट है वो हमें सबसे महत्वपूर्ण रूप से समझना होगा कि उत्तर बनाम दक्षिण का लड़ाई, लोकतंत्र की सबसे बड़ी दरार यहीं पर है। अब हम इस मास्टर क्लास के सबसे एडवांस हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स ऑफ डेलिमिटेशन। परिसीमन केवल सीटों का गणित नहीं है, जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच शक्ति संतुलन का सवाल है। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 1971 में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 8 करोड़ थी, जो आज 24 करोड़ के पार। वही तमिलनाडु की जनसंख्या उस समय 4 करोड़ थी, जो आज लगभग 8 करोड़ है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 3 गुना बढ़ी, जबकि तमिलनाडु की केवल 2 गुना। अगर आज 2026 में परिसीमन होता है तो सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह दिखेगा। उत्तर प्रदेश की सीटें 80 से बढ़कर 140 से 150 के बीच हो सकती हैं। बिहार की सीटें 40 से बढ़कर 80 के करीब पहुंच जाएगी। लेकिन केरल जैसे राज्यों की सीटें या दक्षिण भारत के राज्यों की सीटें शायद 20 ही रह जाएँ और उससे भी कम हो जाए। दक्षिण भारत का डर वाकई में है क्या? दक्षिण के राज्यों को डर है कि अगर दिल्ली का रास्ता केवल लखनऊ और पटना से होकर गुजरेगा तो दक्षिण भारत के मुद्दों जैसे भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्वायत्तता और खासकर जो इन जनसंख्या के अनुसार ही उन्हें जो है वो वित्तीय पेशकशें दी जाती है, तो उनका क्या होगा की कीमत नहीं रह जाएगी। इस प्रकार उनका जो मुद्दा है कि दक्षिण भारत के मुद्दों जैसे भाषा, संस्कृति, आर्थिक स्वायत्तता कोई कीमत नहीं रह जाएगी। दक्षिण भारत के राज्य देश के राजस्व रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा योगदान देते हैं, लेकिन परिसीमन के बाद उनकी राजनीतिक आवाज़ संसद में बहुत कमज़ोर हो जाएगी। इसे विशेषज्ञ डेमोक्रेटिक पेनाल्टी फॉर परफॉर्मेंस कहते हैं, यानी अच्छा काम करने पर भी लोकतंत्र में सजा मिलना। यूपीएससी मेंस के लिए पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये एस्पेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। परिसीमन का असर केवल वोटों पर नहीं पड़ रहा है बल्कि नोटों पर भी पड़ता है। भारत का वित्त आयोग जब राज्यों के बीच फंड बांटता है तो वह जनसंख्या को एक बड़ा आधार मानता है। यदि परिसीमन के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक शक्ति बढ़ती है तो वे केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा बजट उत्तर भारत के विकास पर खर्च हो। इससे दक्षिण और पश्चिम भारत के समृद्ध राज्यों में असंतोष पैदा होगा। यह भारत के सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की नींव को हिला सकता है और कुल मिलाकर ये एक प्रकार से सामाजिक सौहार्द को भी बिगाड़ सकता है। तो इसका समाधान क्या हो, इसका जो एक वे फॉरवर्ड क्या है, यहाँ कुछ संवैधानिक और रचनात्मक सुझाव दिए जा सकते हैं जो मैंने मेरी तरफ से ऐड की, और जो अखबार है, जो अखबारों में जो कुछ विशेषज्ञ ने जो सुझाव दिए हैं उनके अनुसार मैंने आपको एक दृष्टि देने के लिए यहाँ पर ऐड की। पहला, सीटों की संख्या बढ़ाना लेकिन अनुपात स्थिर रखना। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि सीटों की कुल संख्या तो बढ़े ताकि महिला आरक्षण लागू हो, लेकिन उत्तर और दक्षिण के बीच सीटों का जो वर्तमान अनुपात रेशियो है उससे कुछ और वर्षों के लिए सुरक्षित रखा जाए। इसका मतलब है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की 20 सीटें उस किस अनुपात में बढ़ा रहे हैं, अगर हम 1% बढ़ा रहे हैं तो हम केरल की भी 1% सीट को बढ़ा दें। लेकिन इसमें भी बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है, उन्हें हम देखना पड़ेगा, उन्हें हम अच्छे से समझना पड़ेगा, लेकिन अभी आपको ये बेसिक समझना है। दूसरा, राज्यसभा को शक्तिशाली बनाना। अमेरिका में हर राज्य के पास, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सीनेट में 2 सीटें होती हैं। क्या भारत में भी इस व्यवस्था की तरफ जाया जा सकता है? क्या इस प्रकार की शक्तियाँ भारत में दी जा सकती हैं?
ताकि लोकसभा में जनसंख्या का प्रभाव हो तो राज्यसभा में क्षेत्रीय समानता का। इस प्रकार की चीज़ें हो तो सकती है, लेकिन इन सब चीज़ों में जो है कुछ कमियां और खामियां दोनों में होती है, तो उनको भी देखना पड़ेगा। अभी मैं केवल बेसिक्स के लिए आपका एक लाइनअप बना रहा हूँ कि क्या हो सकता है। तीसरा, विकास आधारित वेटेज। परिसीमन के फार्मूले में केवल जनसंख्या का आधार को न मानकर जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, SDG जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उन लक्ष्यों की प्राप्ति को भी वेटेज दिया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है। अब हम बढ़ते हैं इस क्लास के निष्कर्ष की ओर। तो दोस्तों, आज की क्लास का सार यही है कि परिसीमन भारत के सामने खड़ा एक ऐसा संवैधानिक ज्वालामुखी है जो कभी भी फट सकता है, या मान लीजिए कि फट चुका है। 2026 की ये सीमा हमें याद दिलाती है कि हमारे लोकतंत्र को न केवल बहुमत की जरूरत है, बल्कि सहमति की भी जरूरत है। कल जो 131वां विधेयक गिरा, वह केवल एक हार नहीं थी, बल्कि वह एक चेतावनी थी कि हम बिना राज्यों को विश्वास में लिए भारत के लोकतांत्रिक मानचित्र को नहीं बदल सकते। एक UPSC एस्पिरेंट के तौर पर आपको इस मुद्दे को निष्पक्ष होकर देखना होगा, जहाँ एक तरफ नागरिकों का समान प्रतिनिधित्व है, तो दूसरी तरफ राज्यों का संवैधानिक सुरक्षा का सवाल खड़ा है। आशा है कि इस विस्तृत क्लास के बाद आप परिसीमन को और महिला आरक्षण से जुड़ा आपका हर बेसिक और एडवांस्ड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज में वित्त आयोग और परिसीमन के अंतर संबंध पर एक और क्लास लाऊं, तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। एक बात और जिसकी ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि नारी शक्ति वंदन विधेयक तो 2023 में अगर पास हो चुका है, तो फिर उसके गिरने की बात क्यों हो रही है? तो वास्तव में नारी शक्ति वंदन विधेयक जिसका मूल विधेयक था, वो तो 2023 में पास हो चुका है, लेकिन उसका एक जो पेरा था, उसमें था कि अगली जनगणना के बाद, अर्थात 2026-27 की जनगणना परिसीमन के बाद वो लागू होगा। लेकिन सरकार जो अभी वर्तमान विधेयक उसमें कुछ संशोधन लेकर आई थी, उसमें था कि हम 2011 को आधार मानकर एक नया परिसीमन करा देते हैं और अभी ही लागू कर देते हैं। उसको लेकर जो तनातनी हुई, उसमें ही वो जो अभी जो लेटेस्ट नारी निबंधन विधेयक आया था, वो गिर चुका है। बाकी वो पहले वाला जो सर्वसम्मति से पारित हुआ था, वो अभी भी लागू है, और वो जो है 2026 के परिसीमन के बाद लागू हो जाएगा। पढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही वह एकमात्र अस्त्र है जो आपको इस कठिन परीक्षा में सफलता दिलाए। DG UPSC के लिए एक लाइक बनता है, लाइक कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।